Hello and welcome to my YouTube channel, Dipanshu Study Circle. In the video, I will be discussing class 12th first chapter of Vista's book. The name of the chapter is The Third Level by Jack Finney. Chapter number 1, The Third Level by Jack Finney. ये एक साइंस फिक्शन है. इस चैप्टर के राइटर जैक फिने साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स लिखने के लिए फेमस हैं. सेम टेक्निक इन्होंने इस चैप्टर में भी यूज की है. ये एक फर्स्ट पर्सन नरेटिव है. फर्स्ट पर्सन नरेटिव का मतलब है कि इसमें जो कैरेक्टर है वो सारी स्टोरी अपने अकॉर्डिंग बता रहा है, खुद से बता रहा है, यानी डायरेक्टली वो रीडर से कम्युनिकेट कर रहा है. ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है स्टोरी में. एक प्रोटैगनिस्ट है जिनका नाम है चार्ली और वो 31 ईयर ओल्ड मैन है. इनकी वाइफ लुइजा. थर्ड कैरेक्टर जो लिस्ट में है वो है सैम वीनर और एक्चुअली ये स्टोरी के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. ये चार्ली के फ्रेंड हैं और बाय प्रोफेशन एक साइकेट्रिस्ट हैं. अब इसमें फोर्थ कैरेक्टर आप देखें, ग्रैंडफादर. ये पूरी स्टोरी में कहीं नहीं है, बस इनका 2 बार जिक्र हुआ है और इसीलिए इंपॉर्टेंस जो इनकी एक स्टोरी में है वो चैप्टर के एंड में पता चलती है. इसीलिए भी इन्हें एज ए फोर्थ कैरेक्टर ऐड किया हुआ है जो कि है चार्ली के ग्रैंडफादर. स्टोरी की सेटिंग की बात करें, स्टोरी न्यूयॉर्क में दिखाई गई है और न्यूयॉर्क के आगे मैंने मेंशन किया है रियलिटी. इसका रीजन ये है कि सच में जो स्टोरी चल रही है वो न्यूयॉर्क में है. और उसके नीचे जो मैंने जगह मेंशन की है गेल्सबर्ग इलिनॉइस. गेल्सबर्ग जो है उसके आगे मैंने मेंशन किया है इमेजिनेशन. वो इसलिए बिकॉज इस स्टोरी में एक पैरेलल वर्ड चलेगा जो कि गेल्सबर्ग में किया हुआ है. टाइम की बात करें तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 या 46 के बाद की ये सारी स्टोरी है. और उसमें भी मैंने आप देखिए 1894 एक ईयर लिखा है जिसके आगे मैंने इमेजिनेशन मेंशन किया है. वो इसीलिए बिकॉज एक जो पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है वो 1894 में चल रहा है और रियलिटी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 1946 के बाद की है. चैप्टर की समरी शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं. जैसे जैसे चैप्टर मैं समझाऊंगा और चैप्टर के एंड तक पहुंचूंगा तो एक स्टोरी कंप्लीट होगी. स्टोरी समझने के लिए स्टोरी का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है कि स्टोरी समझी जाए. स्टोरी कंप्लीट करने के लिए इसकी इंटरप्रिटेशन समझना जरूरी है. इस स्टोरी के एंड में मैंने इसकी 3 इंटरप्रिटेशंस रखी हैं जिसमें से थर्ड वन बिल्कुल लॉजिकल है. एक्चुअली ये चैप्टर एक ओपन एंडेड चैप्टर है, इसका कोई एंड नहीं है. ये रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या समझते हैं. तो वो अगर लॉजिक आपको आता है तो आप आसानी से इस चैप्टर के हर क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं. उस चीज को ध्यान से समझिएगा. स्टोरी की समरी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल एक अच्छी स्टोरी की तरह चल रही है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है. जो भी कंफ्यूजन है वो एंड में है और वो उसके इंटरप्रिटेशन समझ के आसानी से क्लियर भी हो जाएगी. पेज के टॉप पे 2 टर्म्स मेंशन किए हैं मैंने, हेल्यूसिनेशन और एस्केपिज्म. ये दोनों साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं. हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है ऐसी चीजों को सोचना जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती. एस्केपिज्म एक ऐसी चीज कि हम रियलिटी से भागना चाहते हैं. जो भी हमारी अभी रियल लाइफ सिचुएशन है वो ठीक नहीं है और हम वहां से भागना चाहते हैं. तो इसलिए हम एक अपने आप में ही मन में ऐसी चीजें बना लेते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो ये हेल्यूसिनेशन और एस्केपिज्म दोनों साथ साथ यूज होने वाले टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में काफी काम आएंगे. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स. न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट्स, न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के प्रेसिडेंट्स इस बात के लिए कसम खाने के लिए तैयार हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उस पर सिर्फ 2 लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल. बट इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट चार्ली जो है वो इस बात को क्लेम करता है कि एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है इस रेलवे स्टेशन पे. उस थर्ड लेवल को किसी ने पहले नहीं देखा, कोई उसके बारे में नहीं जानता, बट ये क्लेम करता है कि एक तीसरा लेवल भी स्टेशन पे है, थर्ड लेवल. और सिर्फ है ही नहीं बल्कि ये वहां होकर भी आया. इस बारे में इसने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिसका नाम सैम है उससे भी बात करी. तो उसका सिर्फ एक चीज कहना था, दैट इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब यह है कि ये तुम दिन में जागते हुए सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है. और क्योंकि आजकल का मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, लड़ाइयां यहाँ होती हैं, डर वगैरह का माहौल बना रहता है. बिकॉज जैसे मैंने आपको अभी स्टोरी के ओवरव्यू में बताया था, ये टाइम है जब दोनों वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुके हैं. 1945 के बाद की ये कहानी है, तो थोड़ा बहुत उस चीज का इफेक्ट अभी भी है इनकी लाइफ में. तो ये कहता है ऐसी सब सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि तुम
एस्केप करना चाहते हो इस चीज से, वही एस्केपिज्म जो मैंने अभी ऊपर भी बताया था। तो इस पर इस चार्ली का कमेंट ये रहता है कि कौन एस्केप नहीं करना चाहता, कौन नहीं भागना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं किसी स्टेशन के तीसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊं, तीसरे लेवल पे पहुंच जाऊं, जो है ही नहीं, जो लोग क्लेम करते हैं कि ये चीज तो है ही नहीं। बट फिर भी इसका जो फ्रेंड है वो इस बात पर अभी भी एडेमेंट है, जो सैम है, जो साइकेट्रिस्ट है, कि ये एक तुम्हारा टेम्पररी तरीका है रियलिटी से भागने का, और तुम्हें स्टैम्प इकट्ठा करने की भी आदत है, ये भी और कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक रियलिटी से हट जाने का एक मोटिव है। तो इस बात पर चार्ली एक एक्सप्लेनेशन देता है अपने ग्रैंडफादर को का एग्जाम्पल देके, और वो एक्सप्लेनेशन ये थी कि इसके ग्रैंडफादर को भी यही सब आदतें थी स्टैम्प इकट्ठा करने की। तो इस उनके टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी ना, उस टाइम पर कोई वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए थे, और उनकी लाइफ काफी अच्छी थी। तो क्या वो भी भागना चाहते थे? तो किसी हद तक ये अपने आप को इस बात पर प्रूव कर रहा है कि ये ग्रैंड सेंट्रल नाम के थर्ड लेवल पर होकर आया है, और वो रियलिटी है, वो इसकी कोई मन की कहानी नहीं है। ये बिल्कुल प्रूव करता है इस चीज को कि ऐसा सच में है। चैप्टर के सेकंड पेज पे अब अपनी स्टोरी ये बता रहा है कि ये ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा। तो एक दिन की बात है, ये अपने ऑफिस से काफी लेट हो गया था, काफी देर हो गई थी इसको, और इसने ये सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल से जाया जाए, वहां का सबवे मैं ले लूंगा, बिकॉज एक बस से ज्यादा जल्दी अगर पहुंचना हो तो वो सबवे लेना बेहतर होगा। अब इसने बताया कि ये एक नॉर्मल 31 साल का एक बंदा है जो अपने घर जाना चाहता है, और कुछ ऐसी खास चीज नहीं है, और लोगों की तरह ये भी एक नॉर्मल पर्सन है। तो ये चीज इसी के साथ क्यों हुई? ये निकला अपने घर जाने के लिए, आसपास जितने भी लोग थे सब इसके जैसे थे, ये सब लोगों के जैसा था, तो ये चीज क्या इसी के साथ होनी थी? इसकी वाइफ लुइजा घर पर इसका वेट कर रही थी, और ये बस उसके पास जाना चाहता था। तो इसने क्या करा, इसने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में एंट्री ली, कुछ कदम नीचे उतरा, फर्स्ट लेवल पर पहुंचा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट लेवल वो है जहां पर सारी आधुनिक, सारी नई गाड़ियां खड़ी होती हैं, नई ट्रेन्स जो होती हैं 20वीं सेंचुरी की, वो वहां पाई जाती हैं। सेकेंड लेवल पे सारी सब अर्बन ट्रेन्स जो है वो मिलती हैं, और इसके बाद ऑलमोस्ट जो है आप समझ लीजिए कि अब इससे आगे लेवल पर अगर जाते हैं या इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप खो जाएंगे। ऐसा इसके साथ नहीं, ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है, बिकॉज ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स हैं, और आप कभी भी इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि आप किस गेट से बाहर निकलेंगे। खुद चार्ली के साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। एक दफा ये किसी रूजवेल्ट होटल की एक नाम है उसकी लॉबी से बाहर आया, एक बार किसी ऑफिस बिल्डिंग में चला गया जो कि 3 ब्लॉक्स दूर थी इसके खुद जहां इसको पहुंचना था वहां से। तो ग्रैंड सेंट्रल को कंपेयर किया गया है एक पेड़ के साथ, जिस तरह एक पेड़ की ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं उसी तरीके से आए दिन यहाँ कंस्ट्रक्शंस होते हैं, नए नए गेट्स बनते हैं, नए नए एग्जिट पॉइंट्स बनते हैं, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो वाकई में एक ग्रैंड स्टेशन है जिसके बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स हैं, बट फिक्स किसी को नहीं पता कि कौन सा एग्जिट पॉइंट कहाँ निकलेगा। चैप्टर के 3rd पेज पर मैंने ऊपर एक बॉक्स में डाला है इन शुरू 3 से 4 लाइंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, दिखने में बहुत सिंपल हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस चैप्टर की। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट। ये कहता है कि हो सकता है वहां पर एक बहुत बड़ी टनल है जिसके बारे में किसी को पता ना हो, और काफी सारे लोग इसी रास्ते से एस्केप हुए हैं ग्रैंड सेंट्रल से, और हो सकता है यही एक टनल थी जिससे मैं भी गया। तो अब ये बताता है कि कौन सा कॉरिडोर इसने लिया, किस रास्ते पे ये जा रहा था। अचानक जैसे ही ये चलने लगा तो धीरे धीरे लोगों की आवाजें कम होने लगी, यानी कि जिस भीड़ में ये चल रहा था उससे अलग हटकर एक रास्ता आया, वहां से एक लेफ्ट टर्न इनने लिया, और कुछ एक सीढ़ियां जैसे ही उतरा इसने अपने आप को 3rd लेवल पर पाया जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का था। ये 3rd लेवल ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा था जैसे कि ये 2nd लेवल पे हो, बट अब यहाँ पर इसने काफी सारे चेंजेस नोटिस किए। ये अलग लेवल जो था, ये जो अलग फ्लोर था, ये काफी डिफरेंट था बाकियों से। वो कैसे? बिकॉज यहाँ पर जो ट्रेन के गेट्स थे या बुक जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो काफी पुराना सा इसको लगा, काफी छोटा इसको लगा, और जो वहाँ बूथ पर जो आदमी बैठा था उसका पहनावा, उसका दिखने का ढंग काफी अलग था। और एक बहुत ही अलग चीज थी वो ये कि वहां पर उतना उजाला नहीं था जैसे कि नॉर्मली होता है। जब इसने इस चीज को इन्वेस्टिगेट करा तो इसने देखा कि कुछ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, आप लालटेन की तरह इसको कह सकते हैं, तो
एक 20th सेंचुरी वर्ल्ड में जहाँ लाइट्स सब चीज़ रहती हैं सब कुछ, तो यहाँ पर ये गैस लाइट्स क्यों लगाई हुई हैं? तो अब इसको ये पता चला कि यहाँ पर रोशनी इसीलिए कम है बिकॉज लाइट्स ना यूज़ करके यहाँ पर गैस लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। पेज नंबर 4। अब शुरुआत में इसने गैस लाइट्स के बाद काफ़ी और चीज़ें नोटिस की, जैसे कि ब्रास पिटून्स जो थूकने वगैरह के लिए रखा जाते हैं साइड्स में। ये अब नहीं देखने को मिलता बट पहले काफ़ी होते थे। इसकी जब लोगों पे नज़र पड़ी तो उनका पहनावा, उनकी जो बियर्ड्स थी, जो दाढ़ी थी वो, या उनकी कलमें या उनकी मूछें, काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उसमें आज के कंपैरिजन वाइज। तो काफ़ी अलग दिखने में थे वो, उनका पहनावा, उनका दिखने का ढंग काफ़ी अलग था एज़ कम्पेयर टू आज। अब इसने एक लोकोमोटिव देखा वहाँ से आता हुआ, तो वो लोकोमोटिव जो था वो, इसमें कंपनी का नेम मेंशन है, कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, काफ़ी डिफरेंट था आजकल की ट्रेन्स के हिसाब से। अब इसे एक चीज़ कंफर्म करनी थी कि ये सब हो क्या रहा है, तो इसने पास के एक न्यूज़पेपर स्टैंड जो था वहाँ पर ये गया। एक लड़का वहाँ खड़ा था और उसके पास अखबारों की एक गड्डी थी जो नीचे पैरों के पास उसकी तरफ रखी हुई थी। द वर्ल्ड वो न्यूज़पेपर था जो अब से कई साल पहले पब्लिश हुआ करता था, अब बिल्कुल बंद हो चुका था। तो इसका डाउट यही जाता है कि अगर ये अखबार छपने बंद हो चुके हैं तो ये अब इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। इसने एक अखबार उठाया और ये शॉक्ड हो गया देखकर, बिकॉज उस पर जो डेट मेंशन थी वो थी जून 11, 1894। सारी की सारी चीज समझ चुका था कि मैं कहीं और ही जगह पर आ चुका हूँ। इनफैक्ट मैं 1894 में आ चुका हूँ। ठीक है, जैसे शुरुआत में बताया ये एक फिक्शन स्टोरी है तो ये इसमें होना पॉसिबल है, कोई ऐसी इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। तो जब इसने ये सोच ही लिया कि मैं 1894 में हूँ तो इसने सोचा क्यों ना मैं अपने और अपनी वाइफ के लिए इस टिकट काउंटर से 2 टिकट्स ले लूँ। और बहुत मन है गेल्सबर्ग जाने का, लेकिन गेल्सबर्ग कैसे जाना है? गेल्सबर्ग न्यू टाइम में नहीं जाना है इसे गेल्सबर्ग जाना है 1894 वाले में। वो क्यों? बिकॉज वो एक बहुत ही शानदार जगह रही है, काफ़ी पुराने घर वहाँ पर हैं, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, एक शांत माहौल है, एक बड़ी ही पीसफुल वहाँ का एटमॉस्फेयर है। देखिए वही बात आ गई, रियल लाइफ से अगर कंपेयर करें, इसकी रियल लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस था। वो वर्ल्ड जो था वो 2 वर्ल्ड वॉर देख चुका था ऑलरेडी, और कहीं से कहीं तक एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या एक कामनेस नहीं थी। तो अभी भी इसके माइंड में यही सब चीज़ें हैं कि क्यों ना मैं गेल्सबर्ग जाऊं और वहीं के लिए मैं अपनी और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट्स ले लेता हूं। और फाइनली इसने यही चीज़ सोचा कि क्योंकि 1894 एक ऐसा टाइम है, ये चीज़ आप ध्यान से समझिए, 1894 एक ऐसा टाइम है जब दोनों वर्ल्ड वॉर नहीं हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 होने में अभी 20 साल थे और वर्ल्ड वॉर 2 होने में अभी 40 साल थे। तो वहाँ का माहौल काफ़ी पीसफुल होगा, तो क्यों ना वहीं चला जाए। तो ये अब हेड करता है टिकट काउंटर्स की तरफ टिकट लेने के। जब ये क्लर्क को पैसे देता है, क्लर्क काफ़ी अजीब तरीके से इसकी तरफ देखता है। इसके अकॉर्डिंग तो इसके पास सफिशिएंट पैसे थे 2 टिकट्स के लिए। तो फिर क्लर्क बोलता है कि ये पैसे नहीं है, दे आरंट मनी सर, मनी मिस्टर। तो वो इसीलिए था बिकॉज आप खुद सोचिए, जब ये 1894 में है तो 1946 के बाद की करेंसी कहाँ काम करेगी। इसने साथ रखा अपना कैश बॉक्स जो था वो दिखाया, और ये भी चार्ली भी काफ़ी शॉक्ड था ये देखकर कि सच में करेंसी बहुत अलग थी। वो ओल्ड स्टाइल करेंसी थी, पुरानी, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अडेज। तो काफ़ी डिफरेंट एक करेंसी थी। तो अब इसको समझ चुका था बिकॉज कि यहाँ पर ये करेंसी तो बहुत काम नहीं आने वाली, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। कुछ भी बहुत अच्छा होगा 1894, लेकिन जेल कहीं की भी अच्छी नहीं होती, तो इससे पहले मैं पकड़ा जाऊँ। तो ये कोशिश करता है कि ये वहाँ से निकल जाए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मेंशन किया है रियलिटी। अब स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। स्टोरी शुरू हुई थी कि वो ऑफिस से लेट था, कैसे वो 3rd लेवल पर पहुंचा, वहाँ उसने क्या क्या चीज़ें नोटिस की, और क्योंकि उसके पास करेंसी नहीं थी पुराने टाइम की तो वो वहाँ से निकल आया। अब रियलिटी में आ गया है ये अपने ऑफिस में है, और ऑफिस में जब लंच ब्रेक होता है तो ये अपने बैंक जाता है, वहाँ से $300 निकलवाता है। बैंक में सफिशिएंट अमाउंट जितना इसके पास है वो सब निकलवा लेता है ऑलमोस्ट, और उन सबको चेंज कराने जो ओल्ड मनी चेंजर, जो करेंसी चेंजर्स होते हैं, उन डीलर्स के पास ये जाता है और वो इसको बदले में $200 देते हैं पुरानी करेंसी के।
ये इसीलिए करता है ताकि ये वापस से थर्ड लेवल पे जा सके, बिकॉज वहां आज की करेंसी तो काम नहीं आएगी, तो क्यों ना पुरानी करेंसी चेंज करवाई जाए और वहां जाया जाए। एक बड़ा घाटे का सौदा है कि $300 निकलवाना और $200 उसके बदले लेना। पर इसने एक चीज सोची कि अगर 1894 की बात की जाए तो $200 भी कम नहीं होते उस टाइम में, तो इसी से ही इसने सेटिस्फैक्शन करते हुए इसने वो $200 रख लिए। अब आगे इसने थर्ड लेवल यानी उसी स्टेशन पे जाने की कोशिश की, मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये हो गया कि आज के बाद इसको कभी वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं। इसका सोचना भी जायज था कि जब ये कभी उस थर्ड लेवल पे जाना ही नहीं चाहता था तो अचानक पहुंच गया। अब ये ढूंढ ढूंढ के थक रहा है लेकिन इसको थर्ड लेवल मिल के नहीं दे रहा। तो फाइनली अब इसने वापस से ही ये सब चीज़ें अपनी वाइफ से डिस्कस की। वो बहुत गुस्सा हुई इस बारे में और काफ़ी वरिड थी, और इससे प्रॉमिस करवाया कि आइंदा आप इस तरीके की हरकत ना करें। करवाना भी ज़रूरी था, बिकॉज आप खुद सोचिए अकाउंट से जितना जो भी पैसा था वो सब इसने निकलवाया। अब उस पैसे की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई ना, बिकॉज अब वो काम करेगा नहीं। तो इसने भी तसल्ली कर ली कि हाँ ऐसी कोई जगह है नहीं, चलो छोड़ो। वापस से अपने स्टैंप्स पर आ गया। किसी ना किसी चीज़ में तो इसको उलझा रहना था, तो वापस ये अब स्टैंप्स पर आ जाता है। अचानक से ही ये और इस दोनों ही अब थर्ड लेवल की तलाश कर देते हैं। देखिए अच्छा भला एक एपिसोड खत्म हुआ था थर्ड लेवल का, बट दोबारा से ये और इसकी वाइफ उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब इनके पास एक प्रूफ है, एक बहुत बड़ा एविडेंस है। एक्चुअली इसका एक फ्रेंड जो था सैम, जो एक साइकेट्रिस्ट है, वो कुछ दिनों से गायब हो गया। फर्स्ट चीज इस चार्ली को यही हिट की कि हो सकता है वो गेल्सबर्ग चला गया। उसका रीजन ये है कि सैम एक शहर में रहने वाला लड़का है, और इन शहर के लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि गांव जाया जाए या ऐसी जगह जाया जाए जो जहां पर काफ़ी शांति हो, काफ़ी अच्छा माहौल हो। तो इसने अपने आप को पूरा इस चीज़ के लिए मना लिया कि हाँ इसका अब मेरा दोस्त जो है वो गेल्सबर्ग गया है, 1894 में वो जा चुका है, और उसी जगह से गया है जो मैंने देखी थी, यानी कि थर्ड लेवल। जो चीज़ें इस चैप्टर में इसने क्लेम की हैं सबका रीज़न दिया है, तो भाई इसका भी देगा। इसका रीज़न इसने ये दिया कि एक रात ये अपने स्टैम्प्स कलेक्शन पर कुछ स्टैम्प्स कलेक्शन वगैरह अपने देख रहा था। उस कलेक्शन में इसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या है? ठीक है, जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है तो स्टैम्प खरीदने वाले स्टैम्प खरीदते हैं, और जिस दिन उन्होंने स्टैम्प खरीदा है, तो जब फर्स्ट डे कोई एक स्टैम्प इशू होता है तो ये स्टैम्प खरीदने वाले अपने आप को ही एक लेटर पोस्ट करते हैं। उसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि एक डेट मेंशन हो जाती है कि हाँ इस दिन ये स्टैम्प इशू हुआ था। तो जब वो अपने आप को एक लेटर पोस्ट करते हैं, एक एनवेलप पोस्ट करते हैं, तो उस एनवेलप में एक पेपर होता है जो ब्लैंक होता है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ हम अपने आप को एक लेटर मेल कर रहे हैं। और इस लेटर में कुछ लिखते इसलिए नहीं है बिकॉज वो सिर्फ लेटर इसीलिए मेल किया जाता है कि एक डेट का अंदाजा लग जाए कि हाँ इस दिन ये इशू हुई थी। और अक्सर इन एनवेलप्स को कोई खोलता भी नहीं है, बिकॉज खोल के करेंगे क्या जब हमने खुद ही अपने आप को एक लेटर मेल किया जो कि ब्लैंक है, तो उसको खोलकर हमें करना भी क्या है। तो जब ये अपने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था तो एक फर्स्ट डे कवर उसमें ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। उसका रीजन ये है कि अब तक जो ये कलेक्शन, एक ऐसा बंदा जिसको स्टैम्प्स इकट्ठा करने का बहुत शौक हो, तो वो रेगुलरली अपने स्टैम्प्स चेक करता होगा। तो ये अचानक एक लेटर यहाँ पे कहां से आ गया जो इसने कभी देखा ही नहीं। इस पर अब एड्रेस जो मेंशन था वो देखकर इसको और अजीब लगा, बिकॉज उस पे एड्रेस इसके ग्रैंडफादर के घर का था। ये लेटर जो है वो ग्रैंडफादर के एड्रेस पे मेंशन था, भेजा गया था, जो कि गेल्सबर्ग में है। देखिए फिर से वही जगह गेल्सबर्ग, ठीक है, जहां ये जाना चाहता था। और इस पर डेट जो मेंशन थी वो थी जुलाई 1894। अब अपनी क्यूरियोसिटी वही, इसने एनवेलप जो है वो खोला, और खोलते ही सबसे जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये, जैसे कि अभी बताया गया, फर्स्ट डे कवर जो होते हैं, जो इनमें लेटर्स रखे होते हैं, वो उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता, वो ब्लैंक पेपर्स होते हैं। बट इसमें कुछ लिखा था, और वो लेटर कुछ इस तरह चला, 941 वाइलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। ये सेंडर्स एड्रेस है, यानी इस जगह से ये एड्रेस आया, ये लेटर आया। डेट मेंशन है इस पे, जिस दिन ये लेटर लिखा गया वो है जुलाई 1894। चार्ली, यानी ये लेटर चार्ली को लिखा गया है। अब एक चीज इसमें सोचने वाली है
लेटर लिखा चार्ली को गया तो उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे क्यों भेजा गया, और वो भी 1894 में। कोई बात नहीं, लेटर के कंटेंट्स देख लेते हैं। लेटर के कंटेंट्स में ये लिखा था कि तुम बिल्कुल सही हो चार्ली, थर्ड लेवल वाकई में एक जगह है, मैंने ढूंढ लिया है उसे, और उसी थर्ड लेवल से मैं यहाँ आ गया हूँ, वो जगह जिसके बारे में तुम बताया करते थे, गेल्सबर्ग। तुम और लुइजा वापस से यहाँ आओ, काफी अच्छी जगह है, और थर्ड लेवल को ढूंढते रहना, छोड़ना मत, बिकॉज सच में ये जगह एग्जिस्ट करती है। द नोट इज साइंड सैम। ये लेटर सैम ने लिखा है। सैम यानी इसका दोस्त, इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। इसको यकीन नहीं हुआ, और होना भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं हुआ था, बिकॉज एक दोस्त जो एक रियल लाइफ में था, इसको रेगुलरली समझा रहा है कि तुम खुद एक एस्केपिस्ट हो, तुम्हारे ये सब चीज़ें हेल्यूसिनेशन है, ये सब इल्यूजन है, तुम्हारे दिमाग का एक फितूर है, तो वो खुद क्यों चला जाएगा एक ऐसी जगह पर, उसी जगह पर। तो इसने कंफर्म करना चाहा, ये उस कॉइन स्टोर पे गया जहाँ से इसने खुद से करेंसी चेंज करवाई थी, और वहाँ जाकर इसको पता चला कि सैम ने $800 की करेंसी चेंज करवाई है पुराने में। तो ये एक फैक्ट था, पुरानी करेंसी सिर्फ गेल्सबर्ग में काम आएगी, तो वहाँ करेंसी इसने चेंज करवाई है। अब इसने फिर से एक अंदाज़ा लगाया कि मुझे याद है कि ये जो सैम है ये अक्सर कहता रहता था कि ये एक हे बिजनेस शुरू करेगा। हे मतलब होता है जो गाय भैंसों को चारा वगैरह दिया जाता है, भूसा वगैरह दिया जाता है, तो इसका बिजनेस स्टार्ट करेगा, और करे भी क्यों ना, गेल्सबर्ग जैसी शांत जगह पे, वो भी 1894 में। उसका पुराना बिजनेस तो काम करेगा नहीं, और पुराना बिजनेस से इसका मतलब है साइकेट्रिस्ट। एक ऐसी जगह जो इतनी अच्छी है, वहाँ भला साइकेट्रिस्ट का क्या काम है। तो इसीलिए हो सकता है सैम वहाँ चला गया और उसने एक हे बिजनेस वहाँ पर शुरू कर लिया है। इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी की स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये स्टोरी एक ओपन एंडेड स्टोरी है, यानी इसका एंड होते हुए भी कोई एंड इसका नहीं है। हम रीडर्स पे डिपेंड करता है कि इस स्टोरी को हम कैसे समझें। तो मैंने इसके 3 इंटरप्रिटेशंस निकाले हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1, टेक स्टोरी एज इट इज। ये टेक स्टोरी एज इट इज का मतलब है कि जैसे जैसे ये स्टोरी है, शुरुआत में एक बंदा क्लेम करता है कि एक स्टेशन है जिसका 3रा लेवल भी है, और अथॉरिटीज़ बताती हैं ऐसा कुछ नहीं है। आगे उसकी कुछ हैबिट्स सामने आती हैं, एस्केपिज्म, हेल्यूसिनेशन, कि उसको ये वर्ल्ड छोड़ने का लगा रहता है कि कैसे वो इन सब चीज़ों से भागे। फिर आगे उसका ऑफिस में लेट होना, घर जाना, वहाँ से थर्ड लेवल, जब घर जाते हुए वो एक थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है, वो एक अलग ही वर्ल्ड होता है, बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड है रियल वर्ल्ड से। उसके बाद वहाँ उसका टिकट्स ना मिल पाना क्योंकि करेंसी मैच नहीं करती, वापस रियल लाइफ में आ जाना, और रियल लाइफ में आके पैसों का अरेंजमेंट करना कि ताकि वापस जा सके और टिकट्स ले सके। इसी बीच दोस्त का गायब होना और दोस्त का लेटर मिलना, सैम वीनर का लेटर मिलना। तो इस स्टोरी को एज इट इज तो नहीं लिया जा सकता। तो पहली इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। सेकंड इंटरप्रिटेशन देखते हैं। प्रोबेबली सैम इज गिविंग ट्रीटमेंट टू हिज फ्रेंड। हो सकता है कि सैम जानबूझकर गायब हुआ हो और ये सब चीज़ें वो जानकर कर रहा हो सकता है सच में वो गायब हुआ हो और लेटर उसने किसी भी तरीके से पोस्ट किया, क्योंकि बीइंग अ साइकेट्रिस्ट इन लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं इलाज करने के, तो वो अपने दोस्त का एक ट्रीटमेंट करना चाहता है। लेकिन ये भी इंटरप्रिटेशन एक जगह गलत बैठा, जहाँ सैम वीनर ने अपने लेटर में ये लिखा कि तुम इस थर्ड लेवल को ढूंढते रहो। अगर वो इलाज करना चाहता है तो वो ऐसी बात क्यों लिखेगा? बिकॉज वो तो चाहता ही नहीं कि चार्ली थर्ड लेवल के बारे में कभी सोचे भी। आई होप थर्ड पॉइंट अब क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्चुअली इसका स्टोरी का मेन इंटरप्रिटेशन क्या है। थर्ड पर आते हैं, अनदर इल्यूजन। अनदर इल्यूजन से मेरा मतलब है एक और दिमाग की सोच। अब एक बात आप बताइए, एक लड़का या एक इंसान जो अथॉरिटीज़ को झुटला सकता है कि नहीं एक थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, वो बात बात में प्रूफ देता है वहाँ उस चीज़ के होने के। इतना बड़ा काम करता है कि जब वो थर्ड लेवल से वापस आ जाता है तो अपने पैसे तक एक्सचेंज करा लेता है। इसी बीच दोस्त गायब होता है। तो जो बंदा अपने दिमाग में एक इतना बड़ा स्टेशन क्रिएट कर सकता है, अलग अलग लोग क्रिएट कर सकता है,
करेंसी एक से रिलेटेड एक एपिसोड अपने दिमाग में बना सकता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई होंगी। तो आप एक बात बताइए, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है एक फेक लेटर दिमाग में बनाना। जी हाँ, ये इसका लेटर भी जो है वो भी एक इल्यूजन था। लेटर का उस बॉक्स में मिलना, एक ऐसे बॉक्स में जो कितने टाइम से रखा हुआ है और रेगुलरली चेक होता है, बट अचानक वहां पर एक लेटर आना। वो लेटर फर्स्ट कवर है, फर्स्ट कवर में कुछ लिखा ही नहीं जाता, एक ब्लैंक पेपर उसमें होता है। तो उस ब्लैंक पेपर में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इनफैक्ट वो लेटर उसके फ्रेंड उसका फ्रेंड उसे भेज रहा है, जो कि खुद 1946 की दुनिया में है। तो उसका फ्रेंड 1894 से लेटर कैसे लिख सकता है? तो डेफिनेटली ये इसका एक दूसरा इल्यूजन है, एक दूसरा हेलुसिनेशन है कि एक पर्सन जिसने पूरा स्टेशन अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया, उसने कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है कि उसने एक लेटर क्रिएट करा अपने आप को फिर से तसल्ली देने के लिए कि हाँ, थर्ड लेवल नाम की एक जगह है, और अब ये उस थर्ड लेवल पे दोबारा से जाएगा और अपने दिमाग में ये चीज़ ये ला ही नहीं सकता कि मुझे थर्ड लेवल ढूंढना ही नहीं है। ये एक एस्केपिस्ट है जिसको इल्यूजन्स होते रहते हैं कि कैसे यहाँ इस वर्ल्ड से एस्केप करे, और अब इसके पास फिर से एक नई स्टोरी थी उस थर्ड लेवल को ढूंढने की। थैंक यू। स्टोरी